अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। कांग्रेस ने इस देश को किस तरह से विदेशियों के हाथ इस आदमी को न कुछ आता है न पता है। जो इसको लिखने वाले स्क्रिप्ट राइटर हैं वो भी किस बियाबान में रहते हैं, क्योंकि इटली से जब लिखवा के आओगे, सोरोस से जब लिखवा के आओगे, तो इस देश को टुकड़े कैसे किया जाए, इसके अलावा आपके ईवीएम किसने लाया? हम लेकर आए ईवीएम। मैं जब 2009 में पहली बार सांसद बना तो ईवीएम से ही जीत कर आया। आपकी सरकार बन गई ईवीएम, इसका मतलब कि आप चोरी करते थे ईवीएम में? आप बताओ देश को कि ईवीएम जो है मैनिपुलेट होता है। नवीन चावला के माध्यम से हमने मैनिपुलेट कर लिया, एमएस गिल के माध्यम से हमने मैनिपुलेट कर लिया। माफी मांगो, और यदि आप ये माफी मांगते हो तो शायद इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा कर सकते हैं। ईवीएम तो आप जब तक 2014 तक सरकार रही, मैं राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष को चैलेंज करता हूं कि आपने इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में एक बार भी किसी विपक्ष के आदमी से कंसल्ट किया है? आजादी के 1950 से लेकर 2014 तक आप अपने चपरासी को, अपरासी को, कार्यकर्ता को, जिसको आपने चाहा जो है इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज पर, इतना आरोप आप लगा दिए। एमएस गिल चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, रिटायर हुए सर, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो गए, राज्यसभा से मेंबर हो गए और देश के मंत्री हो गए। स्पोर्ट्स के साथ आपका एग्रीमेंट है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या एग्रीमेंट किया है आज तक पूरी दुनिया को नहीं पता है। तो चाइना के एजेंट के तौर पर जो आप बैठे हुए हो, इस कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए बात कर रहे हो आप। ऑन द फ्लोर ऑफ द की दादी इंदिरा गांधी जी ने एक एग्रीमेंट साइन किया और उस एग्रीमेंट को साइन किया उस वक्त के चाइना के जो वित्त मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, आर्मी डिफेंस मिनिस्टर थे। कांग्रेस पार्टी से आचार्य कृपलानी ने इस्तीफा क्यों दिया? यह देश को जानने वाला सवाल है। जब पंचशील के समझौते पर, हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पर, जब नेहरू ने पंचशील एग्रीमेंट साइन करने का विचार किया तो आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस में उनका विरोध किया। उन्होंने कहा आप देश को बेच रहे हो, आप तिब्बत को उसके साथ जाने के लिए मजबूर कर रहे हो, आप हमारे ऊपर एक दुश्मन को पैदा कर रहे हो और ये चलने वाला नहीं है और एक दिन चाइना हमारे ऊपर अटैक करेगा। इस गांधी परिवार ने नेहरू जी के नेतृत्व में आचार्य कृपलानी को ही कांग्रेस से बाहर किया। इस मोबाइल के नंबर 1 मैन्युफैक्चरर आप ऑथेंटिकेट करो। आप एआई की बात कर रहे हो, आप प्रधानमंत्री को मैन्युफैक्चरिंग समझा रहे हो, प्रोडक्शन समझा रहे हो, कंज्यूमर समझा रहे हो। आपने जो देश को गिरवी रखा, आपने जो देश को बेचा, यदि आपके पास प्रमाण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नहीं बढ़ाया, चाइना को उन्होंने बैन नहीं किया, आज चाइना को कंपटीशन यदि हम नहीं दे रहे हैं तो आप ऑथेंटिकेट करो, नहीं तो ही। दुखी मन से यह बात बोलने जा रहा हूं कि वर्षों बाद ये चौथा मेरा टर्म है। इस चौथे टर्म में मुझे पहली बार एक ऐसा लीडर ऑफ द पोजीशन दिखाई दे रहा है जो दुनिया में भारत कैसे कमजोर हो, देश के कैसे टुकड़े हो, किस तरह की विदेशी ताकतों के साथ मिलकर यहां की सोसाइटी को बरगलाया जाए, गलत बयानी किया जाए। माननीय निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय स्पीकर साहब ने एक डायरेक्शन दिया 115(1) में और ये कहा सभापति महोदय लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि जब आप कोई चीज बोल रहे हैं तो उसको ऑथेंटिकेट करिए। और उनके 6 ऐसे पॉइंट हैं राष्ट्रपति अभिभाषण में जिसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिसमें मुझे लगता है कि इस पूरे पार्लियामेंट का जो एक उद्देश्य है बनने का, जो कॉल एंड सकधर कहता है
कॉल एंड सगदर कहता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन वैसा होना चाहिए जिसको पार्लियामेंट्री स्किल के बारे में, रूल के बारे में, कंट्री के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में, देश की स्वतंत्रता के बारे में, सॉवरेनिटी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और मैं बड़े ही दुखी मन से यह बात बोलने जा रहा हूं कि वर्षों बाद ये चौथा मेरा टर्म है। इस चौथे टर्म में मुझे पहली बार एक ऐसा लीडर ऑफ द अपोजिशन दिखाई दे रहा है जो दुनिया में भारत कैसे कमजोर हो, देश के कैसे टुकड़े हो, किस तरह की विदेशी ताकतों के साथ मिलकर यहां की सोसाइटी को बरगलाया जाए, गलत बयानी किया जाए और इस पार्लियामेंट में 105 जो हमको मिला हुआ अधिकार आर्टिकल 105 में फ्री एंड फेयर डिस्कशन का, उस फोरम का मिसयूज करके पूरे देश को गुमराह किया जाए। इसीलिए आपके माध्यम से मेरा विपक्ष के नेता पर आरोप भी है और उनको चैलेंज भी है और आपसे आग्रह भी है सभापति महोदय कि मैं जितनी बातें कह रहा हूं उस सबको मैं ऑथेंटिकेट करूंगा और यदि राहुल गांधी जी में, लीडर ऑफ द अपोजिशन में हिम्मत है तो वो सारी बातों को ऑथेंटिकेट करें, नहीं तो वो फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफा दें। सबसे पहला सवाल, उन्होंने 6 ऐसे पॉइंट के, मैं 6 विषय पर जो है आपके सामने और पूरे देश को ये बताना चाहता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि दिस फोन इज नॉट मेड इन इंडिया, दिस फोन इज असेंबल्ड इन इंडिया, और ऐसे करके जो है उन्होंने फोन दिखाया सर, ये फोन ऐसे दिखाया सर। अब आप समझिए सर, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। कांग्रेस ने इस देश को किस तरह से विदेशियों के हाथ गिरवी रख दिया, ये मैं कहानी बताना चाहता हूं। ये मैं पेपर लेकर आया हूं सभापति महोदय। ये ITA 1 जब चिदंबरम इस देश के वित्त मंत्री थे, चिदंबरम जी इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर थे, 96-97 में इंटरनेशनल टेलीकॉम एग्रीमेंट ITA 1, ये पूरे देश को जानने का सवाल है। ITA 1 में उस वक्त केवल 14 कंट्री सिग्नेटरी थे, पूरी दुनिया में 195 कंट्री है। चाइना उस सिग्नेटरी नहीं था, उसका पार्ट नहीं था। लेकिन इस देश को बेचने के लिए जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, ये सब जो पूरी दुनिया में बनाते थे मैन्युफैक्चरर, यूरोपियन यूनियन के दबाव में इस सरकार ने और उस तत्कालीन वित्त मंत्री ने पैसे लेकर उस एग्रीमेंट को साइन कर लिया। और क्या साइन कर लिया ITA 1? कहा कि कोई भी कंपोनेंट आप लेकर आ जाओ, कोई भी कंपोनेंट हार्डवेयर का, इलेक्ट्रॉनिक का, टॉय का, कोई भी लेकर आ जाओ, 0% ड्यूटी लगेगी, 0% ड्यूटी। और जब आप वो एग्रीमेंट साइन कर लिए, धीरे धीरे करके सभी चीजों पर 0% ड्यूटी हो गई। टॉय पर हम नंबर 1 हुआ करते थे, खिलौने सभी चाइनीज आ गए। जो ये मोबाइल है, ये मोबाइल चाइनीज आ गया, इसके जो इक्विपमेंट है वो चाइनीज आ गए। आपने जब देश को बेच दिया, संजोग से ये पीयूष गोयल जी आ गए, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, तो रोपा पेड़ बबूल का आम कहां से हो? आपने देश को बेच दिया, गिरवी रख दिया। 2014 के बाद जब इस देश में माननीय प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा मेक इन इंडिया को आगे करेंगे, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे जाएगा। सारी टेलीकॉम कंपनियों को उन्होंने कहा आज तो असेंबलिंग हो रही है, और पीयूष गोयल जी मुझसे ज्यादा बोलेंगे कि 2015 में जब ITA 2 आया कि इसको साइन करना है, तो माननीय पीयूष गोयल जी ने जाकर, इस सरकार ने जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर ITA 2 का सदस्य आज तक हम नहीं बने। और यही कारण है कि हम आज इस मोबाइल के नंबर 1 मैन्युफैक्चरर हैं। आप ऑथेंटिकेट करो। आप AI की बात कर रहे हो, आप प्रधानमंत्री को मैन्युफैक्चरिंग समझा रहे हो, प्रोडक्शन समझा रहे हो, कंज्यूमर समझा रहे हो। आपने जो देश को गिरवी रखा, आपने जो देश को बेचा, यदि आपके पास प्रमाण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नहीं बढ़ाया, चाइना को उन्होंने बैन नहीं किया, आज चाइना को कंपटीशन यदि हम नहीं दे रहे हैं, तो आप ऑथेंटिकेट करो, नहीं तो आप देश से माफी मांगो कि आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के इमेज को खराब किया। दूसरा, बॉर्डर का सवाल है। फिर मैं कहूंगा सर, मैं कई एक किताब
कोट करके आया। उन्होंने कहा बॉर्डर में चाइना जो है लेके चला गया। वैसे राजीव रंजन सिंह जी मुझे बहुत कह रहे थे कि चौकीदार वाला बात कहा और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जो है भाग गया। ऐसे ही भगौड़ा है, झूठ बोलने की आदत है, कभी झूठ बोल दिया और कहीं दबाव आ गया तो वापस चले जाते हैं। लेकिन इस देश के बॉर्डर और सैनिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात कहा उन्होंने सर? कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके पीछे वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, 140 करोड़ लोगों का जो विश्वास है वो माननीय प्रधानमंत्री पर है, इसीलिए तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाया। दुनिया के फोरम पर जब वो जाते हैं तो आज दुनिया में चाहे रूस यूक्रेन वार हो रहा हो, चाहे यूरोपियन यूनियन में परेशानी हो रही हो, चाहे इजराइल में परेशानी हो रही हो, फिलिस्तीन में परेशानी हो रही हो, पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है। लेकिन ये किसने पैदा किया? मैं लेकर आया हूं सर आचार्य कृपलानी। सभी को जानने वाला सवाल है। आचार्य कृपलानी कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनकी वाइफ सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी। कांग्रेस पार्टी से आचार्य कृपलानी ने इस्तीफा क्यों दिया? यह देश को जानने वाला सवाल है। जब पंचशील के समझौते पर हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पर जब नेहरू ने पंचशील एग्रीमेंट साइन करने का विचार किया तो आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस में उनका विरोध किया। उन्होंने कहा आप देश को बेच रहे हो, आप तिब्बत को उसके साथ जाने के लिए मजबूर कर रहे हो, आप हमारे ऊपर एक दुश्मन को पैदा कर रहे हो और ये चलने वाला नहीं है और एक दिन चाइना हमारे ऊपर अटैक करेगा। इस गांधी परिवार ने नेहरू जी के नेतृत्व में आचार्य कृपलानी को ही कांग्रेस से बाहर कर दिया। इतनी ही बात नहीं, जब इन्होंने ये बात कही कि प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं और जो आर्मी के चीफ हैं या सेना के जो जवान हैं वो अलग बात बोलते हैं, मैं कोट कर रहा हूं सर, उस वक्त के जो एयर मार्शल थे, फील्ड मार्शल थे रॉबर्ट्स, उसने कहा पंचशील के इस सिद्धांत के बाद चाइना हमारे ऊपर अटैक करेगा और हमारी आर्मी इतनी मजबूत नहीं है कि हम उसका मुकाबला कर पाए। जब यह स्टेटमेंट बाहर आया, इसी फ्लोर पर नेहरू जी ने कहा कि आर्मी के जो लोग हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं, मुझे अपने देश पर भरोसा है और मेरे पास इतनी सेना की ताकत है कि हम किसी भी देश का मुकाबला कर सकते हैं, चाइना क्या बात है। यह मैं उनका स्टेटमेंट 1960 का इसी फ्लोर ऑफ द हाउस पर जो है उन्होंने दिया है, उसको मैं कोट कर रहा हूं। और 61 में जब करियप्पा जी रिटायर हो रहे थे, फील्ड मार्शल करियप्पा बड़े फील्ड मार्शल थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे फक्र इस बात का है कि मैं सैनिकों को मरते हुए नहीं देख पाया, उसके पहले ही मैं रिटायर हो रहा हूं। और जो 62 में हुआ यह पूरी दुनिया जानती। और उसके बाद क्या हुआ? लगातार हम चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में लगे हुए हैं। और मैं एक पेपर लेकर आया हूं सर कि 1981 में राहुल गांधी जी की दादी इंदिरा गांधी जी ने एक एग्रीमेंट साइन किया और उस एग्रीमेंट को साइन किया उस वक्त के चाइना के जो वित्त मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, आर्मी डिफेंस मिनिस्टर थे, हुआंग हुआ और इंदिरा गांधी के बीच में 1981 में समझौता हुआ। 1981 से लेकर 1987 तक जब इनके पिताजी भी बन गए इस देश के प्रधानमंत्री, 8 बार चाइना के साथ बायलैटरल हमने जमीन के लिए, बॉर्डर के लिए लगातार मीटिंग की, जो फेल हुआ। यदि चाइना ने नेहरू जी के समय जमीन नहीं लिया था तो इंदिरा गांधी ने वो कमेटी क्यों बनाई? राजीव गांधी ने वो कमेटी क्यों बनाई? 8 बार आपने उसकी 81 से लेकर 87 तक मीटिंग क्यों की? आप चाइना को पूरा का पूरा अक्साई चीन से लेकर पाकिस्तान जो आपने बनाया उस पर नहीं जाता। आपने सेना को घुसने दिया, आप लद्दाख तक पहुंच गए, आप अरुणाचल तक पहुंच गए, आपने तिब्बत को देकर हमारे माथे पर चाइना को बैठा दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण एक बॉर्डर का डिस्प्यूट रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। माननीय जयशंकर जी ने यही बयान दिया कि वो हमारे साथ बायलैटरल टॉक में है और जहां जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था वहां पर दोनों सेना चली गई है। इस प्रधानमंत्री जी के जिस मजबूती के कारण चाइना आज पूरी दुनिया में परेशान नजर आ रहा है, आप जो है उस प्रधानमंत्री जी को प्रेज करने के बदले, पूरे देश में उनकी वाहवाही करने के बदले,
चाहे नेहरू का समस्या हो, चाहे इंदिरा जी का समस्या हो, चाहे राजीव गांधी का समस्या हो, उस समस्या को जो है चूंकि आप रिजॉल्व नहीं कर पाए, आपने चाइना को माथे पर बैठा दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसको रिजॉल्व कर देंगे तो आपका सारा विषय खत्म हो जाएगा, क्योंकि चाइना के साथ आपका एग्रीमेंट है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या एग्रीमेंट किया है आज तक पूरी दुनिया को नहीं पता है। तो चाइना के एजेंट के तौर पर जो आप बैठे हुए हो, इस कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए बात कर रहे हो। आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माफी मांगो और ऑथेंटिकेट करो इन चीजों को। तीसरा बात उन्होंने कहा सर जयशंकर जी के बारे में, अमेरिका के बारे में, कि हम जो है, जयशंकर जी लगातार जाते रहे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कैसे जो है ट्रंप से मिलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हो, कंप्यूटर की बात के 100वां साल जो है हम लोग अटल जी का बना रहे हैं। आपने अटल जी को भी कोट किया, मैं उनका बयान लेकर आ रहा हूं। उन्होंने क्या कहा सर? उन्होंने यह कहा कि कंप्यूटर का कोई बहुत बड़ा प्रभाव हमारे समाज में नहीं पड़ेगा। यही छोटा सा स्टेटमेंट है, यही उन्होंने भी कहा। फैक्ट है, कंप्यूटर का क्या इंपैक्ट पड़ा हमारे समाज में। आज अमेरिका में भी सॉफ्टवेयर में भारत के लोग ही तो मजबूत है ना, हमारा ही स्किल पावर जो है पूरी दुनिया में आगे है ना। यही बात तो कहा उन्होंने कि इससे रोजगार नहीं जाएगा, इससे रोजगार बढ़ेगा। आप उस मृतात्मा देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिनके बारे में आज भी पूरी दुनिया गर्व करती है और हम गर्व करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वो प्रधानमंत्री थे, आप उनको भी नहीं छोड़ते हो। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात करते हो। माननीय प्रधानमंत्री जी जब फरवरी में जा रहे हैं, कंप्यूटर हमारे यहां सभापति महोदय 1987-88 में आया, अमेरिका में कंप्यूटर 1960 के दशक में आया, यूके में कंप्यूटर 1960 के दशक में आया। 30 साल बाद तो आप कंप्यूटर ला पाए। कोरोना के वैक्सीन में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को दिखाया कि हम दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वैक्सीन बना सकते हैं, और हमने बनाया। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को दिखाया कि जितना आप आगे होने की बात करते हो उससे ज्यादा हम हैं। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर अश्विनी वैष्णव जी का आया है कि जो चाइना का डीप सेक है उसको हम 6 महीने के अंदर समाप्त कर देंगे और हम उससे बढ़िया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे। डाटा हमारे पास है, मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास है, बुद्धि हमारे पास है। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि अमेरिका में जयशंकर जी गए। मैं 27 जनवरी, पूरे हाउस के जानकारी के लिए, 27 जनवरी 2025 व्हाइट हाउस का जो स्टेटमेंट है वो पढ़ देना चाहता हूं। वो कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से बात की। व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट है, देश का स्टेटमेंट नहीं है। और वो ये कहते हैं कि हम भारत के प्रधानमंत्री के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। हमने उनको इनवाइट किया। यदि जयशंकर जी ने यह काम किया होता तो क्या व्हाइट हाउस पर भी भारत सरकार का इतना अधिकार है कि जो चाहे स्टेटमेंट दे दे? और यदि यह अधिकार जयशंकर जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण व्हाइट हाउस में भी है, तो इस देश को गर्व करना चाहिए कि हमने व्हाइट हाउस को भी कंट्रोल कर लिया। लेकिन फिर मैं कहूंगा समस्या कहां है? समस्या यह है सर कि अमेरिका में इनके पूरे परिवार के साथ रिलेशन खराब रहा। मैं अभी CIA की रिपोर्ट देख रहा था, 1971 की, 1972 की, 1973 की। वो ये कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी रसातल में जा रही है। ये पाकिस्तान को अटैक करके जो है एक एक्सपेंशन के मोड में जाना चाहती है, लेकिन इसका अपना कुछ नहीं है। ये रूस के साथ मिलकर जाना चाहती है और हम भारत को बैन करेंगे। और ये जो 71-72 का CIA का रिपोर्ट है, इसके कारण मैं आपको बताऊं कि इसी इंदिरा जी को 1982 में रोनाल्ड रीगन से जाकर माफी मांगनी पड़ी। आप उस परिवार के आदमी हो, वो देश के प्रधानमंत्री। मैं नहीं बोलना चाहता था, मुंह नहीं खोलवाना चाहता था मैं, लेकिन 1982 में इंदिरा जी ने अमेरिका जाकर रोनाल्ड रीगन से माफी मांगी कि जो हो गया सो हो गया, हमको माफ कर दीजिए। और हम देश को, एक वो देश था। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश है कि ट्रंप खुद से फोन करते हैं और ट्रंप व्हाइट हाउस में पूरा बताते हैं कि हमने उनको बुलाया है, हम उनके साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं। देश कहां चला गया?
और आप कहां खड़े हो? तीसरा सवाल है सर, इन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शन की बात की और चौथा पॉइंट सर, और इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट की बात की। अपॉइंटमेंट की बात की सर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने देखा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये आज सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ तो ये जजमेंट आया और ये भी कहा कि ये जजमेंट मैं टेम्पोररी दे रहा हूं, लेकिन पार्लियामेंट को ही अधिकार है कि कानून बनाए। कैसे बनाना है, इसी पार्लियामेंट ने पास किया कि कौन कौन लोग होंगे और इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, बनाया सर। लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग पर इतना आरोप आप लगा दिए। एमएस गिल चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, रिटायर हुए सर, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो गए, राज्यसभा से मेंबर हो गए और देश के मंत्री हो गए स्पोर्ट्स के। नवीन चावला सर, नवीन चावला, अब उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं, अभी उनकी डेथ हुई, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि जो विदेशी लॉबी है, मदर टेरेसा पर बहुत अच्छा बुक लिखा उन्होंने सर, और जो वो लॉबी सोरेस के साथ जो लॉबी गांधी परिवार को मदद करती है और जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, उस लॉबी के सबसे बड़े समर्थक थे। उस नवीन चावला को आपने, जो सेक्रेटरी एमपैनल नहीं था, जानकारी के लिए, उसको जबरदस्ती सेक्रेटरी एमपैनल कराया और सीधा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। आज यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम कानून चेंज करके लेकर आए और उसमें आप भी बैठोगे, पैनल हम देंगे, तो इसके पहले तो आपने कभी लीडर ऑफ द अपोजिशन को नहीं पूछा। जब तक 2014 तक सरकार रही, मैं राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष को चैलेंज करता हूं कि आपने इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में एक बार भी किसी विपक्ष के आदमी से कंसल्ट किया है? आजादी के 1950 से लेकर 2014 तक आप अपने चपरासी को, अपरासी को, कार्यकर्ता को, जिसको आपने चाहा जो है इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। आज हम ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद आप चुनाव पे जो ताकतें ऐसी हैं जो भारत की डेमोक्रेसी को कमजोर करना चाहती हैं, उन ताकतों के साथ मिलकर आपने जो है पूरा का पूरा महाराष्ट्र इलेक्शन का जो है हिसाब किताब दे दिया। मैं कुछ सीटें लेकर आया हूं सभापति महोदय, बस 2-4 मिनट में खत्म कर दूंगा स्पीकर महोदय। सभापति महोदय, महाराष्ट्र इलेक्शन में सभी ईवीएम पर आ जाइए, ईवीएम पर आ जाइए। ईवीएम किसने लाया? हम लेकर आए ईवीएम। मैं जब 2009 में पहली बार सांसद बना तो ईवीएम से ही जीत कर आया। आपकी सरकार बन गई ईवीएम, इसका मतलब कि आप चोरी कर देते ईवीएम में? आप बताओ देश को कि ईवीएम जो है मैनिपुलेट होता है। नवीन चावला के माध्यम से हमने मैनिपुलेट कर लिया, एमएस गिल के माध्यम से हमने मैनिपुलेट कर लिया। माफी मांगो, और यदि आप ये माफी मांगते हो तो शायद इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा कर सकते हैं। ईवीएम तो आप ही लेकर आए हो, लेकिन जो आपने जनता के मन में डेमोक्रेसी के खिलाफ, महाराष्ट्र के रिजल्ट के खिलाफ, महाराष्ट्र की जनता को जो आपने उसका अपमान किया, उस मैंडेट का अपमान किया, उसका कौन हिसाब किताब देगा? मैं केवल कुछ सीटें पढ़ना चाहता हूं सभापति महोदय। अकोला वेस्ट 18,000 वोट पड़ा, ठीक है, आपकी बात मैंने मान लिया। 1,000 से लेके 70,000 तक वोट जो है किसी किसी विधानसभा में बढ़ा है। अकोला वेस्ट 18,000 वोट बढ़ा, जीती कौन? कांग्रेस। नागपुर वेस्ट 22,000 वोट बढ़ा, जीता कौन? कांग्रेस। नागपुर नॉर्थ 23,000 वोट बढ़ा, जीता कौन? कांग्रेस। यवतमाल 13,000 वोट बढ़ा, जीता कौन? कांग्रेस। मालेगांव 40,000 वोट बढ़ा, जीते कौन? ओवैसी साहब की पार्टी। धानुआ 17,000 वोट बढ़ा, सीपीएम। भिवंडी 40,000 वोट बढ़ा, समाजवादी पार्टी। और मुंबई नॉर्थ
41,000 वोट पड़ा एनसीपी शरद पवार। Kindly conclude, sir. आप ये समझें, ये विधानसभा वाइज सभी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीती है सर। आप किस तरह की बातें करते हो? हम लोकसभा में वहां कम सीटें लाए तो उछलने लगे कि जनता आपके खिलाफ है। और आज जो है, हम जब जीत गए तो आप जो है जनता को गुमराह कर रहे हो इस डेमोक्रेसी के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और जो टुकड़े टुकड़े गैंग के आप सरदार हो, उस टुकड़े टुकड़े गैंग में इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की जो साजिश है वो आप कर रहे हो। आप ऑथेंटिकेट करो कि आपने जो है गलती की और आप जो है गलत बात बोल रहे हो। इसके बाद सर Last point. मैं Last point. एक और बस अंतिम पॉइंट सर, कि जातिगत जनगणना हो, ओबीसी को अधिकार मिले, एससी को अधिकार मिले, एसटी को अधिकार मिले, इससे कोई भी आदमी परहेज नहीं करता है सर। उस तेलंगाना का ही जो जनगणना आया है हाउस के लिए, 54% पर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां कहा, और यह देश को जानने वाला सवाल है, खासकर पिछड़ों को और अति पिछड़ों को जानने का सवाल है। इस देश में 27% रिजर्वेशन इसलिए मिला है कि ओबीसी का पॉपुलेशन 54%। आज जो तेलंगाना की रिपोर्ट आई, जो आपका भी राज्य बगल का पड़ोसी राज्य है सर, वो कह रहा है कि 46% ओबीसी। क्या होगा? और उसमें क्या कर रहे हैं? वो मुसलमानों को जोड़ दे रहे हैं। ओबीसी में वो मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब तक मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं और भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता है, वो ओबीसी के आरक्षण को बैकडोर से कभी भी मुसलमानों के पास नहीं जाने देगा। ये जो वोट बैंक की राजनीति है, इस वोट बैंक की राजनीति यही करने के लिए प्रेरित कर रही है। पिछड़ा, जिस पिछड़े की बात कर रहे हो, उस पिछड़े का सबसे बड़ा नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री खुद सामने बैठे थे। ये आपको दिखाई नहीं दिया कि ओबीसी इस देश का प्रधानमंत्री है? अरे उस आदमी को तो मनमोहन सिंह जी की अभी डेथ हुई है ललन जी, उनको वो भी नहीं दिखाया कि माइनॉरिटी के आधार पर 10 साल मनमोहन सिंह जी एक माइनॉरिटी इस देश के प्रधानमंत्री थे। द्रौपदी मुर्मू शेड्यूल ट्राइब महिला इस देश की राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद शेड्यूल कास्ट इस देश के राष्ट्रपति हुए। आप किस तरह की बातें करते हो? आप बिजनेसमैन की बात करते हो। आज ही बड़ा बड़ा अखबार में तुलसी तांती का जो है एड छपा है। तुलसी तांती कौन है? शेड्यूल कास्ट नहीं है, टाटा माइनॉरिटी नहीं है, पारसी नहीं है, अडानी जी जैन नहीं है, वेदांता के अनिल अग्रवाल साहब जो है वो ओबीसी नहीं है, क्योंकि हमारे राज्य से आते हैं, वहां तो मारवाड़ी भी ओबीसी है। किस तरह की बातें कर रहे हैं? इस आदमी को ना कुछ आता है ना पता है। जो इसको लिखने वाले स्क्रिप्ट राइटर हैं वो भी किस बियाबान में रहते हैं, क्योंकि इटली से जब लिखवा के आओगे, सोरोस से जब लिखवा के आओगे, तो इस देश को टुकड़े कैसे किया जाए, इसके अलावा आपके पास कोई नहीं विषय है। मैं कंक्लूड करते हुए सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह आग्रह करता हूं कि इस 6 पॉइंट के बारे में वो ऑथेंटिकेट करें, नहीं तो स्पीकर के डायरेक्शन के खिलाफ उनके ऊपर प्रिविलेज हो और उनको जो है इस पार्लियामेंट से बाहर करिए, तभी ये देश बचेगा। आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।